प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पानी की कहानी नामक पाठ पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। इसमें लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया है। ओस की बूंद का स्वरूप अतीत में कैसा था और उसका जन्म कैसे और किस प्रकार हुआ, यह सारा वृत्तांत लेखक ने अपनी रचना में व्यक्त किया है। बच्चों, अचानक ओस की एक बूंद लेखक के हाथ पर आकर गिरी। लेखक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि ओस की बूंद कलाई पर से सरक कर उसकी हथेली पर आ गई, और जब उसने देखा तो वह वहीं पर रुक गई। थोड़ी देर में लेखक को सितारों के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी, पर जब लेखक ने अपने चारों ओर देखा तो उसको यह महसूस हुआ कि यह आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि उसके हाथ से आ रही है, जहाँ पर ओस की बूंद के दो कण हो गए हैं और दोनों आपस में हिल करके जैसे आवाज़ उत्पन्न कर रहे हों, जैसे बोल रहे हों कि सुनो सुनो। फिर से आवाज़ आती है, लेखक कोई जवाब नहीं देता है। बूंदे फिर से उसको ऐसा महसूस होता है कि सुनो सुनो। लेखक चुप नहीं रह पाता और बदले में बोलता है, कहो कहो। ओस की बूंद को ऐसा लगता है जैसे वो बहुत खुश होकर के बताती है कि मैं ओस हूँ और मुझे लोग पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं, और मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक कहता है, झूठी, क्या बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है? तो बूंद लेखक के उस अविश्वास से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि लेखक विश्वास नहीं करता। तो बूंद उसे पुनः आगे बताती है कि मैं बहुत समय से पेड़ के पास की भूमि में इधर उधर घूम रही थी, अपने लिए स्थान ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक मैं पकड़ी गई। लेखक ने उससे पूछा, कैसे? तो बूंद कहती है कि जो तुम यह पेड़ देख रहे हो, यह जितना ऊपर बड़ा है उतना ही नीचे गहरा भी है। इसकी जो बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और इसकी जड़ों के जो रोए हैं वे बहुत ही निर्दयी होते हैं। ये रोए मुझ जैसे असंख्य जल कणों को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेते हैं, और कुछ को तो ये बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, और जो कुछ बचे होते हैं उनको निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। जो ओस की बूंद थी वो बहुत क्रोधित होती है इस बात पर कि किस तरह से पेड़ उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो बूंद लेखक को कहती कि तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े ये यूं ही खड़े हैं? इन्हें बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने, जो उसी के जो साथी थे, उन्होंने अपने प्राण नष्ट किए हैं। लेखक ओस की बूंद की कहानी को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आगे बूंद उसे बताती है कि मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्य से एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, मैंने दूर भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पकड़ करके छोड़ना नहीं जानते। रोए के द्वारा मुझे अंदर खींच लिया गया। लेखक की उत्सुकता बहुत बढ़ रही थी। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? बूंद ने बताया कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो और आगे कोई मानो मेरा हाथ खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, अर्थात मेरे ही जैसी ओस की अन्य बूंदें भी वहां पर लाई गई थीं। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था आगे, और एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। एक बूंद आगे और एक बूंद पीछे थी, और उन दोनों बूंदों के बीच में वह ओस की बूंद जो लेखक को कहानी सुना रही थी वो पिस गई। लगभग 3 दिन तक मैं इस स्थिति में रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचा करके आगे भागी। बूंद कहती कि मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी,
परंतु बाहर निकलने पर उसे पता चला कि रात होने वाली थी और सूर्य जो उन्हें उड़ने की शक्ति देते हैं वो छिप चुके थे, वह अस्त हो चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि वहाँ पर एक और बूंद के लिए स्थान नहीं था। अब बूंद अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी रही। उसे लगा कि बाहर जाना उचित नहीं है, मुझे यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर छिप जाना चाहिए। और बूंद वहीं पर रही और जब सुबह उसने लेखक को वहाँ पर देखा तो उसकी जान में जान आई और वह अपनी जान बचाने के लिए लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। लेखक बूंद की उस दुख भरी कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसने उसे आश्वासन दिया कि चलो अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। बूंद ने लेखक को धन्यवाद दिया और बूंद ने कहा मुझे ज़्यादा समय नहीं, बस उतने समय तक मैं तुमसे रक्षा चाहती हूँ जब तक सूर्य न निकल जाए। और जैसे ही सूर्य निकलेंगे, सूर्य का दर्शन होते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। और वो बताती है कि मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। बूंद को लगता है कि लेखक का हाथ बहुत दुख रहा होगा उसको देखकर, संभालते हुए, उसको पकड़ते, उसकी रक्षा करते हुए। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनने से तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेखक कहानी सुनने को तैयार था, बोला अच्छा सुनाओ। बूंद कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। कहती बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ओक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था और वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक ने उससे पूछा। बूंद ने कहा कि उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। अचानक उन्हें बहुत दूरी पर एक उज्जवल, जो सबको प्रकाशमान कर रहा था, एक ऐसा पिंड वहाँ पर दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। उस प्रकाश को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में बहुत तेज चमक पड़ रही थी और वह पिंड धीरे धीरे सूर्य की ओर ही बढ़ रहा था। वह जैसे जैसे पास आता था उसका आकार और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और वह जो पिंड था वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति थी जिसके कारण सूर्य कांप उठा। ऐसा मालूम होता था कि वह ग्रहराज सूर्य से टकरा करके चूर्ण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह सूर्य से बहुत हजारों मील दूर से ही घूमकर चला गया, परंतु उसके अंदर जो एक आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूट करके पीछे चला गया और सूर्य से जो टूटा हुआ भाग था वह इतना अधिक भारी था कि वह उसके खिंचाव को संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट करके अलग अलग हो गया। और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उसकी बूंद लेखक को बता रही थी कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी। तो यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी। पृथ्वी, जिसे आप सभी जानते हैं कि उसे पहले आग का गोला कहा जाता था, उसमें कोई भी जीव नहीं जीवित रह सकते थे। तो कहते ऐसा, परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? लेखक उसको कहता चलो माना कि आग, पृथ्वी आग का गोला थी, उसमें तो अग्नि की लपटें होनी चाहिए थी, पर तुम तो पानी हो, तुम पानी कैसे बनी? लेखक जानना चाहता था उसकी कहानी को। तो बूंद कहती कि मुझे ठीक से पता नहीं है, पर यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। धीरे धीरे वो जो लपटें थी वो धीरे धीरे ठंडी होती गईं और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओक्सीजन, हाइड्रोजन और ओक्सीजन
ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने साइंस पढ़ी है, तो आपको पता है कि पानी किस तरह से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब रासायनिक क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, किसकी उत्पत्ति होती है? पानी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह बहुत छोटा हो गया था, पहले से कोई 17वां भाग, अर्थात वो बहुत सिकुड़ गया था। और जब उसने अपने चारों ओर देखा कि उसी के जैसे असंख्य साथी बर्फ पड़े, पहले देखो भाप के रूप में था, फिर बर्फ, और बाद में फिर वो तरल रूप में आ गया, तो जहाँ तक दृष्टि जाती थी उसको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर जाता था। देखो, बर्फ का रंग आपने देखा है एकदम सफ़ेद होती है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह और भी चमकदार लगता है। हमारे कितने ही साथी, ओस की बूंद आगे बताती है उसको कि हमारे कितने ही साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने और उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तो लेखक कहानी सुनकर बहुत रोमांचित होता है, तो वो कहता बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो वो कहता हाँ, अच्छा लगा, कई लाख वर्षों तक हम इसी प्रकार थे, इसी परिस्थिति में थे कि भाप से हम बर्फ बने पड़े रहे। तो लेखक चौंकता है, लाख वर्ष तक? तो वो कहती चौंको मत, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। अर्थात जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जीवन मुश्किल से 100 वर्ष होता है। तो लेखक जब सुनता है कि लाखों वर्ष तक ये वहाँ पर पड़े थे, तब पानी उसको बताता, जो वो बूंद है वो कहती है कि हमारे जीवन में 100-200 वर्ष बिल्कुल थोड़े से हैं, जैसे दाल में नमक डाला जाता उसके बराबर। तो मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। लेखक अपने को बहुत धन्य मान रहा था कि वो इतनी लंबी उम्र तक जीने वाले कणों से बात कर रहा था। ओस की बूंद के प्रति जो है उसकी श्रद्धा बढ़ रही थी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। जो बर्फ के कण बने हुए थे वो धीरे धीरे सरक रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, और सबके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि ये अचानक क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो इतने दिन आनंद से काटने के बाद दुख सहन करने का साहस नहीं था। देखो, बहुत समय से उसने बताया कि हम लाखों वर्ष तक इसी तरह से पड़े थे, तो अब अचानक जब वो धीरे धीरे सरक रहे थे तो उन्हें लगा कि ये इतना बड़ा कष्ट कहाँ से आया, और उनके अंदर यह शक्ति नहीं थी कि वो किसी भी दुख को अब सहन कर सकें। तब उन्हें पता चला कि जो उनके भार से जो उनके नीचे वाले भाई थे, अर्थात जो नीचे की बूंदें थी, जो नीचे बर्फ थे, वो दब गए थे, और दबने के कारण वह पानी बन गए थे, और उनके शरीर, जो उनका ठोस शरीर था, जो बर्फ का शरीर था, वह समाप्त हो चुका था और वे तरल रूप में आ चुके थे। मैं कई मास तक, मास का अर्थ बच्चों महीना होता है, ठीक है, तो मैं कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। अब जो वो ओस की बूंद अपनी कहानी बता रही थी कि बर्फ के बाद वह जब तरल रूप में आई तो वो बहुत महीनों तक समुद्र में कभी इधर कभी उधर घूम रही थी कि एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। आपने ठंडी धारा और गर्म धारा दो पढ़ी होंगी धाराएं, तो जब उससे भेंट हुई तो धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उनकी गर्मी, जो ओस की बूंद कहती कि हमने उन गर्म धाराओं की गर्मी को सोखना प्रारंभ किया, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वह और अधिक पिघल पड़ी। अभी वो ओस की बूंद नहीं थी, बर्फ पिघल आ गई थी समुद्र पर, और जब गर्म धारा से उसका मिलन हुआ तो वह बिल्कुल तरल रूप में आ चुकी थी। अब उसका अस्तित्व समुद्र में बन गया था।
समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। कहते कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं समुद्र का हिस्सा बनी तो वहाँ क्या हुआ। अभी तक मैं समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। वो नहीं जानती थी कि समुद्र में अन्य कुछ भी है। वो जानती थी कि केवल जल ही जल समुद्र में है। परंतु जब वह समुद्र में जाकर मिली तो उसे वहाँ जाकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ उसने और भी अन्य जीव देखे और वहाँ देखा कि समुद्र में बिल्कुल नमक ही नमक भरा पड़ा है। पहले तो समुद्र का जल उसे बहुत ही खारा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर धीरे 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 सब सहन होने लगा। वो उसको सहन कर गई थी। एक दिन ओस की बूंद के मन में आया कि मैं समुद्र के ऊपर जो बहुत घूम चुकी हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, उसके अंदर जा कर के देखना चाहिए। तो उसने समुद्र के अंदर जाना प्रारंभ कर दिया। रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसने धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे देखे, जालीदार मछलियाँ और बहुत मतलब कई कई मन भारी कछुए। कछुओं का जो वेट था, जो उनका वजन था, वो मनों के हिसाब से था। और हाथों वाली मछलियाँ उन्होंने वहाँ पर देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे और वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से समुद्र में अन्य जीव भी हैं और ओस की बूंद किस प्रकार से उनके बारे में लेखक को बता रही है। अब ओस की बूंद कहती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई। वो चाहती थी कि वो और अधिक गहराई पर जाए, तो धीरे धीरे वो किनारों पर थी, वो वहाँ से दूर हो गई और उसने वहाँ ऐसी वस्तुएं देखी कि वह चौंक पड़ी। उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ वहाँ जाकर जब उसने देखा कि समुद्र में बहुत अंधेरा था। वहाँ सूर्य का प्रकाश अंदर तक पहुँच ही नहीं पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। जब वहाँ पर वो अंधेरा था तो वो देख नहीं पा रही थी। जब उसने देखने की कोशिश की तो उसके आंखों में दर्द सा होने लगा। वह सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई देता होगा, जो यहाँ पर जो जीव रहते हैं ये किस प्रकार से देख पाते होंगे। तभी अचानक उसको ऐसा लगा कि सामने से एक जीव आ रहा है और वह लालटेन लिए घूम रहा हो, ऐसा उसने महसूस किया। यह एक बहुत ही सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी। तो देखिए कितनी विचित्र मछली है वहाँ पर, जिसे देख करके उसे ऐसा लग रहा है कि वह लालटेन लिए घूम रही है, पर वास्तव में उसके हाथ में लालटेन नहीं है। यह उसके शरीर की चमक थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी आगे बढ़ने के लिए। और इसका प्रकाश देख करके ही, उस मछली के प्रकाश को देख करके ही वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं और जब यह भूखी होती थी तो वह उसे अपने पेट में डाल लेती थी, उन्हें अपना भोजन बना लेती थी। लेखक को कहानी बहुत विचित्र लग रही थी। वह सुन रहा था। ओस की बूंद बताती है कि जब वह समुद्र की और गहरी तह में पहुंची तो वहाँ उसने एक जंगल देखा। छोटे छोटे ठिंगने ठिंगने पेड़ थे, मोटे पत्ते वाले, और वहाँ पहाड़ियाँ भी थीं, घाटियाँ भी थीं। तो इन पहाड़ियों की गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव रहते थे जो बिल्कुल अंधे और आलसी थे। यह सब देखने में उसको वहाँ बहुत वर्ष लग गए। अर्थात जो उसकी बूंद थी वह तह में, गहराई में बहुत वर्षों तक रही। उसके मन में आया कि अब यहाँ से वापस लौट चलना चाहिए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके लिए ऊपर वापस आ पाना बहुत कठिन हो रहा था। उसके ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, इस वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो उसने क्या किया, भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। उसने सोचा कि यहाँ से बाहर निकलना तो मुश्किल है, तो क्यों ना जमीन के अंदर घुस कर के बाहर निकलने की कोशिश की जाए। तो यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। ओस की बूंद वहाँ से बाहर निकल सकती थी, वो जानती भी थी कि कैसे निकलना है। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अब ओस की बूंद अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। जो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे पीछे
वह चली गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर तक एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। चट्टान से बाहर पृथ्वी के अंदर तो हम आ गए हैं, अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। कुछ ने सोचा कि हमें यहीं पर पड़े रहना चाहिए, हमारे लिए यहीं रहना ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ युवा थे जो बहुत उत्साही थे। वो चाहते थे कि नहीं, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। तो उसके अंदर क्या छिपा होगा आप जानते हैं। तो अब वो सब शोर मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि हमें कुछ न कुछ यहाँ देखना है, नई खोज करनी है। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें, लाल पीली रंग की और नाना प्रकार की, यानी कि अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। वहाँ पर कुछ भी वस्तुएं ठोस नहीं थी, वहाँ सब कुछ तरल, सब द्रव रूप में था। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। क्या हुई दुर्घटना? हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम तो उत्साह तो उनके अंदर था ही, वो खोज में बढ़े चले जा रहे थे और इतने खुश थे कि रास्ता भी नहीं देख रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। तो सोचिए कि उनके लिए वो तो असहनीय है ना, वो इतने उच्च तापक्रम को नहीं सहन कर सकते हैं। तो हमारे अगुआ कांपे। अगुआ का अर्थ होता है बच्चों, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो आगे आगे बढ़ रहे थे, वो जो नेता थे वो कांप गए और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। यहाँ पर से वे दो अलग अलग रूपों में बट गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। ओस की बूंद कहती है कि इस दुर्घटना जो अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि एक दुर्घटना होते होते बची थी, तो वो उस दुर्घटना से बच गई थी। जो उनके आगे जो नेता लोग थे वो इस दो भागों में बट गए थे। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। उसने अपनी जान बचा ली। अब हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रहकर हिल रहा था। मतलब जान बचा के वे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर बहुत वो पृथ्वी का गर्भ हिल रहा था। तो एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, एकदम से आवाज़ आई। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। अब बता सकते हैं ये कौन सी जगह होगी? ज्वालामुखी। वहाँ से वो बाहर फेंक दिए गए। अब हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। देखिए कहाँ पहुँचे थे, और वहाँ से जब वो पृथ्वी से बाहर फेंके गए तो एकदम आकाश में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ उड़ चले हुए। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। और क्यों न चौंकते, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की संभावना नहीं थी कि वो इस तरह से बाहर धरती के बाहर फेंक दिए जाएंगे और इतनी ऊंचाई पर आकाश में दिखेंगे। पीछे से देखने पर हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। अंदर से जब ज्वालामुखी बाहर निकला तो वो भी उसके साथ बाहर निकल गए थे। अब ओस कहती कि यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने में मतलब बार बार हमारा मन हुआ, हमारी इच्छा हो रही थी कि हम बस इसी दृश्य को देखते रहें। लेखक कहता है कि मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, और वास्तव में ज्वालामुखी ही था वो, जिसके कारण धरती के अंदर जो भी चीज़ें थीं वह बाहर निकल गईं और वह बूंद भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गई थी। हाँ हाँ, तुम उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। जब देखो वो बूंद अंदर से बाहर फेंकी गई, ऊपर आसमान में पहुँची तो वहाँ पर एक दल जो था वो भाप का था, एक समूह था वहाँ पर। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए, क्योंकि वो पहले तो बाहर ऊपर ही थी ना, जो हमारा वातावरण होता वहाँ थी, उसके बाद वो नीचे धरती के अंदर गई थी। तो वो कहती हमारी जो पुरानी सहेली थी आंधी, वो उसके भी हमें यहाँ पर दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जाती और बहुत ही आनंद के दिन थे वे। और कहते कि हमें फिर से
आकाश में स्वच्छंद विचरण करने को मिल रहा था। हम स्वतंत्र थे, फिर हमें कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं थी। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे, क्योंकि अब वहाँ पर जल कण एक साथ बहुत अधिक मात्रा में थे, तो वो भारी हो गए और अचानक एकदम से नीचे गिरे, झुके और एक दिन बूंद बन कर के नीचे कूद पड़े। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। वो भाप जब जल कणों में बदली तो वो बादल बने और एक दिन इतना अधिक भारी हुए कि वो बारिश के रूप में बूंद बन करके फिर नीचे आ गए। अब बूंद कहती कि मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली, और पहाड़ों में से पत्थर से दूसरे पत्थर से कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। बूंद अपनी कहानी बता रही कि उसे जब वो नीचे बूंद के रूप में गिरी, कभी नदी में बहती, कहीं पहाड़ों से टकराती, उस समय उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक बार क्या हुआ, बड़ी ऊंची शिखर से वह कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर जो था वो उसके प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। तो कहते कि तुम जो इतनी रेत देखते हो ना, लेखक को बताती है उसकी बूंद कि ये जो रेत है तो ये किस कारण से है। ये जो पत्थरों को चबा चबा कर हम बनाते हैं, सोचो कि हमसे इन पत्थरों पर चोट लगती है और ये बिल्कुल बालू के रूप में सामने आती हैं। जिस समय मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती। तो कितनी शक्ति है उस ओस की बूंद में, उस पानी में। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। विजयी तो थे वो, अपनी विजय का जब वो खुशी मना रहे थे तो सब इधर उधर बिखर गए। और वह बूंद कहती है कि मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। वो चाहती थी कि मैं समतल भूमि देखूं, पहाड़ी हिस्सा बहुत देख लिया था। तो सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता अर्थात वह नदी, जिस नदी धारा में वो मिले, तो वो दिन उसको बहुत ही अच्छे लगे, बहुत मज़े के दिन थे, कहती है उसकी बूंद। तो हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची, और जब उसने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है, तो मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। सोचो कि जब वो नगर पर पहुँचे तो नगर पे क्या होगा, जहाँ पर अंदर ये आप देखते हैं बहुत सारी कारखाने होते हैं, कारखानों से अंदर गंदगी जलती है और बाहर धुआं निकलता है। तो उसने उसको देखा तो वो कहती है कि मैंने ऐसा दुर्भाग्य था मेरा कि मैं उसको देखने के लिए आगे क्यों बढ़ी होंगी। वो कहती जैसे ही मैं उसके पास पहुंची थी तो और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अब वो नल के अंदर आ गई और कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही, कभी इस नल में कभी उधर नल में। अब हर पल उसमें से निकल भागने की चेष्टा थी। अभी तक वो स्वतंत्र थी, स्वच्छंद थी, पर जब नल के अंदर भागी तो वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो कोशिश कर रही थी पर नहीं निकल पा रही थी। कहती भाग्य मेरे साथ था, पर यह अच्छा था कि भाग्य मेरा बुरा नहीं था। एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। वो नल में अंदर जब जा रही थी तो जब नल टूटा था तो उसमें से वह बाहर निकल भाग गई और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। वह रुकी तो सूर्य निकल आए। अभी उसने अपनी कहानी जैसे ही समाप्त की तो देखा कि अब सूर्य भी निकल आया है। तो उसने कहा बस अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, अब मेरा समय हो चुका है, क्योंकि सूर्य निकल आए हैं और अब मुझे कोई भी या तुम रोक कर नहीं रख सकते हो। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और एकदम आँखों से ओझल हो गई। तो बच्चों, आपने पानी की कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से वह एक जगह से दूसरी जगह, पहले वायुमंडल में थी, वायुमंडल से समुद्र के अंदर, फिर समुद्र से बाहर निकली और फिर नल के अंदर जाते जाते वो कैसे अंत में जब ओस की बूंद बनी तो सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे समाप्त होकर के एकदम ओझल हो गई। तो आप लोग अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़िएगा, समझिएगा।